चलिए, तो आप लोग देखे थे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है तो उसके माध्यम से जो है डिटेक्ट करते हैं किसी भी चार्ज को। अच्छा, जानते हैं जो एक्चुअल चार्ज का मेथड होता है ना डिटेक्ट करने का, वो डाइवर्जेंस होता है। वो क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है, ना कि अट्रैक्शन होता है। डाइवर्जेंस के वजह से अपने लोग जो है डिटेक्ट कर पाते हैं कि चार्ज कितना है, ज़्यादा है या कम है। चलिए, अगला हेडिंग डालेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए, मतलब हुआ कि चार्जिंग का मेथड क्या क्या हो सकता है, मतलब हम कितने तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल है अभी, तो इसको हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, मेथड ऑफ चार्जिंग, और नंबर 1 लिखिए बाय फ्रिक्शन। नंबर 1 लिखिए बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। इसमें लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा 2-3 लाइन। When two suitable bodies are rubbed with each other, then they get oppositely charged, then they get oppositely charged of same magnitude, समझिएगा इसको। अगर दो सूटेबल बॉडी है और दोनों को आपस में रब कर रहे हैं, रब का मतलब होगा रगड़ना। जैसे मान लिया जाए इस मार्कर को हम ऐसे रगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रगड़ने से होता क्या उसको समझिएगा। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है। जैसे इसको रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन अंदर गया उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा उतना ही मेरे हैंड के अंदर जाएगा। जितना इस मार्कर से, मान लिया जैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकला, तो वही 10 इलेक्ट्रॉन तो मेरे हैंड के अंदर घुसेगा, तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया है तो मेरे हैंड में क्या आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब हो गया इस मेथड में, बाय फ्रिक्शन में, जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, बचपन में आप लोग करते होंगे, जो कॉम्ब होता है, कंघी, उसको ऐसे बाल में घस लेते होंगे और कागज़ का टुकड़ा ऐसे करके उठाते होंगे, और आप लोग कहते होंगे कि देखो जादू दिखा रहे हैं हम। वो जादू नहीं था, वो होता क्या था कि जैसे आप इसको इस तरह से बाल में घसे तो रब करने के बाद ये चार्ज हो गया, और चार्ज होने के बाद क्या कि वो छोटे से टुकड़े को अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो क्या होता था, लिफ्ट हो जाता था, एयर में लिफ्ट हो जाता था। चलिए, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। बाय फ्रिक्शन में व्हेन टू सूटेबल बॉडी, जो भी लिखा हुआ बोर्ड पे लिख लीजिए इसको। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप लोग भी घर पे करके देख सकते हैं। जो नहीं किए होंगे अभी तक बचपन से, वो एक बार करके देख लीजिएगा। ये कंघी को या पेन को बाल में घिस के इस तरह से कागज़ का टुकड़ा उठाइएगा। चलिए, लिख लिए बाय फ्रिक्शन, मिटा दें। चलिए, ये भी मिटा देते हैं। अगला है नंबर 2, बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, when a charged body are brought in contact with the uncharged body, then uncharged body also get charged of the same nature,
ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम नेचर। समझिएगा इसको। मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी है। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी है, इसमें ये चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, और ये अनचार्ज है, और ये जो है ये अनचार्ज है। तब क्या करेंगे, अब इसको भी चार्ज करना है हमको। ये चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, 100 कूलम का चार्ज है मान लेते हैं। अब इसको भी चार्ज करना है, तो क्या करेंगे, अब दोनों कंडक्टर, इस दोनों को क्या करेंगे, टच में लाएंगे। क्या करेंगे, टच में लाएंगे। तो अब क्या करेगा, इस बॉडी से चार्ज भाग के इधर आएगा, क्योंकि ये तो अनचार्ज है, मतलब एक तरह से देखिएगा तो ये पूरा का पूरा खाली है, तो इधर से चार्ज भाग के इधर आएगा। अच्छा, जब इधर भाग के चार्ज आएगा तो इसका चार्ज धीरे धीरे घटेगा, इसका चार्ज धीरे धीरे घटेगा, इसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा। किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों रुक जाएगा, चार्जिंग जो है वो रुक जाएगा। वो समझेंगे कब रुकेगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा। तो क्या होगा, इधर से चार्ज भाग के इधर आएगा। तो मान लिया जाए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। मतलब जो कॉन्टैक्ट में ले आए ना, एक चार्ज बॉडी था, दूसरा अनचार्ज था, तो इसमें से चार्ज भाग के आ गया। कहने का मतलब मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास नहीं है, तो हमने क्या किया, 20 रुपये आपको भी दे दिया, तो आपके पास भी पैसा हो गया और मेरे पास भी पैसा है 80 रुपया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप जो पहले जो आपके पास जो नहीं था जेब में कुछ, तो आपके पास भी थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग में कंडक्शन प्रोसेस या चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम नेचर का चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, सेम नेचर का। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी था, उसके कॉन्टैक्ट में बॉडी को लाए, तो जो अनचार्ज बॉडी था उस पर भी जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगला लिखेंगे नंबर 3, लिख लिया इसको। अगला लिखेंगे नंबर 3, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 लाइन इसमें लिखना है। ठीक है, लैंग्वेज है थोड़ा लंबा सा, बोलिएगा तो लिख देते हैं, बोर्ड पे पूरा का पूरा लिख ही देते हैं। चलिए लिख ही देते हैं। व्हेन अनचार्ज बॉडी when uncharged body is kept टच नहीं करना है, kept near a charged body is kept near a charged body, then the opposite charge are accumulated near the charge body, in front of charge body, accumulated in front of charge body, in front of charge body, in front of charge body. And on the uncharged body, and को छोड़िए, on the uncharged body one side is positively charged, one side is positively charged and another side becomes negatively charged. Another side becomes negatively charged. When we earthed the positively charged side, then positive charge moves into the earth. Positive charge
moves into the earth and body becomes negatively charged and body becomes negatively charged इसको लिख लीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस, इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं ये क्या लिखे इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में, ठीक है, इसको समझेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, फिर समझते हैं, इसको समझेंगे, मिटा दें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिख लिया और हमने मिटा दिया, चलिए समझते हैं इसको, इंडक्शन प्रोसेस को, ये क्या होता है। मान लिया जाए कि आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ये आइसक्रीम टाइप का बना लेते हैं, ये आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, आपके पास एक चार्ज बॉडी है और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिवली, कुछ भी मान सकते थे, मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये आइसक्रीम नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अब इसके बगल में आपने एक अनचार्ज बॉडी को लाया, जो बॉडी न्यूट्रल था उसको ला के रखा। अब क्या होगा कि ये बॉडी अगर न्यूट्रल है, अभी अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, देखिए ये न्यूट्रल है, बेशक ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितना इसके अंदर नेगेटिव है उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बराबर इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन जैसे इसके बगल में ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाया गया तो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड जमा होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या किया, इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। अब क्या होगा, अच्छा इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, तो अब ध्यान से देखेंगे तो अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है, पहले भी ये न्यूट्रल था, जितना इसके अंदर पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है अभी भी इसके पास, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज इसको सप्लाई नहीं दिए हैं और ना ही इसमें से कोई चार्ज निकाले हैं, ठीक है, तो अभी भी ये न्यूट्रल है। अभी क्या करेंगे, इस बॉडी के पॉजिटिव साइड वाले चार्ज को अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग कहने का मतलब इसको अर्थ से जोड़ देंगे। अब अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है, कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भाग भाग के अर्थ के अंदर घुस जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भाग भाग के अर्थ के अंदर घुस जाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज भाग के अर्थ के अंदर घुस गया ना, अंदर चला गया ना, अब इसको अर्थिंग को खोल लेंगे, और अर्थिंग को खोल लेंगे, जैसे खोलेंगे इसके ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज चारों साइड फैल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आज चारों साइड फैल जाएगा। कहने का मतलब बिना कांटेक्ट में लाए इसको चार्ज कर दिए नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसका पॉजिटिव भाग के चला गया, तब पॉजिटिव जब अर्थ के अंदर चला गया तब इस पर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, और नेगेटिव चार्ज इस पर पूरे फैल गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब एक चार्ज बॉडी के बगल में एक अनचार्ज बॉडी को लाए, तो जो चार्ज बॉडी था वो अनचार्ज बॉडी के चार्ज को दो पार्टों में बांट दिया, ठीक है, अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है, और उसके बाद इसको अर्थिंग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज भाग के अंदर चला गया और नेगेटिव चार्ज इस पर फैल गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको लिख लीजिए, तीनों प्रोसेस इस तरह से खत्म हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग का, इसको बना लीजिए, बेहद जरूरी है बनाना। चलिए लिख लिए, मिटा दें, लिख लीजिए जल्दी से, जो नहीं लिख पाए हैं बना पाए हैं पॉज करके बना लीजिए। बहुत थ्योरी पढ़ लिए, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखेंगे इस चैप्टर का, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग बनाइएगा, अपने से ट्राई करिएगा। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल,
इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। नंबर 2 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। नंबर 3 5 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। नंबर 4 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा चार्ज है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब जो पॉसिबल नहीं है, वो चार्ज बताइए। जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए ट्राई कर लिए, हम देखते हैं, बना देते हैं। वैसे सभी लोग बना लिए होंगे, हमें पूरा भरोसा है आप लोगों पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं, ब्रिलियंट हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि चार्ज आर क्वांटाइज, मतलब चार्ज हमेशा पैकेट के फॉर्म में पाया जाता। कहने का मतलब चार्ज जो था Q इक्वल्स टू जब भी होगा प्लस माइनस एन ही होगा। ये प्लस माइनस तो बस इसका बताता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। मेन कंसेप्ट है कि चार्ज जो होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1 को। तो ऑप्शन 1 को जब चेक करेंगे तो क्या है, Q की जगह कितना है 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, एन की जगह एन रहने दीजिए। E कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। जब इसको इस साइड बुलाएंगे तो एन इक्वस टू क्या हो जाएगा 2, जो कि एन इक्वस टू 2 एक इंटीजर है, मतलब ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है इसका, इसीलिए ये अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है, मतलब ये पॉसिबल है। नंबर 2 में देख लीजिए 4.8 कर लीजिए इंटू 10 के पावर माइनस 19 इक्वस टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको जब इधर बुलाएंगे तो ये कट जाएगा और एन इक्वस टू क्या हो जाएगा 4 हो रहा है, शायद 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो एन इक्वस टू 3 हो रहा है, मतलब ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है, इसलिए अपना आंसर नहीं है। ऑप्शन 3 देखते हैं। चार्ज कितना है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इक्वस टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। देखिए ये हो जाएगा एन इक्वस टू 5/1.6, जो कि इंटीजर नहीं आ रहा, जो कि इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपना आंसर यही है, क्योंकि चार्ज इज नॉट पॉसिबल पूछा गया था। नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं, क्या पता 2 आंसर सही हो जाए, ठीक है। तो 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इक्वस टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। जब एन इक्वस टू करेंगे तो 9.6 डिवाइडेड 1.6, जो कि शायद 6 होता है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए अपना आंसर नहीं है। तो केवल और केवल एक ही है जो पॉसिबल नहीं है, वो है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज आर क्वांटाइज जो एक प्रॉपर्टी था, उसके माध्यम से इसको बना लिए। लिख लीजिए जल्दी से, जो नहीं बना पाए थे वो लिख लीजिए, जो नहीं बना पाए थे वो लिख लीजिए, मिटाए लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इस चैप्टर का। व्हेन ए बॉडी ए इज रब्ड विद when a body A is rubbed with body B, then body A gets charged of minus 3.2 microcoulomb, minus 3 point, ये point है, minus 3.2 microcoulomb। Find the charge on body B, number of electron transferred,
transferred and changes of their masses and changes of their masses, changes of their masses। जल्दी से बनाइए, एक बार ट्राई करिए, ट्राई करिए, जो बना सकते हैं बनाइए, ट्राई करिए, फिर हम बनाएंगे। चलिए ट्राई कर लिए, बहुत सारे लोग बना लिए होंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले उसको पढ़ते हैं कि दो बॉडी है ए और बी, दो बॉडी है ए और बी, दोनों को आपस में रब किया गया, मतलब रगड़ा गया, दोनों को आपस में रगड़ा गया। मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, या ऐसे मान लेते हैं बॉडी ए ये है, बॉडी बी ये है, तो दोनों को आपस में रगड़ा गया। तो बॉडी ए पे जो चार्ज आ गया वो -3.2 माइक्रोकूलम्ब का आ गया है। तो पूछा गया है कि बॉडी बी पे चार्ज कितना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ और किससे किस में ट्रांसफर हुआ वो भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उसके वजह से मास कितना ट्रांसफर हुआ, ये तीनों चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में, तो लिख लिए होंगे आई थिंक। चलिए तो ये देखिए, ये जो है बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज हुआ, दोनों को रगड़ा गया ए और बी को, तो बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज हुआ। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ए पे जो चार्ज आया है वो नेगेटिव आया है, ए पे जो चार्ज आया है वो नेगेटिव आया है, तो बी पे जो चार्ज आएगा, चार्ज ऑफ बॉडी बी जो हो जाएगा, चार्ज ऑफ बॉडी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा +3.2 माइक्रोकूलम, +3.2 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि ए पे नेगेटिव चार्ज आया है 3.2 का, और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन मेथड में जितना एक पे नेगेटिव आता है उतना ही दूसरे पे पॉजिटिव आता है। तो एक पे -3.2 था तो दूसरे पे क्या आ गया, +3.2 माइक्रोकूलम। चलिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लेते हैं। ऊपर मिटा दे, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर समझिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो चार्ज कितना होता, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो 1 कूलम में कितना होता, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब अपना चार्ज कितना है, अपना है 3.2 माइक्रोकूलम, मतलब 3.2 × 10⁻⁻6 कूलम में, तो यूनिटरी मेथड से ये क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 3.2 × 10⁻⁻6, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। फिर से समझिएगा, इतना कूलम्ब के चार्ज करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा। तो 1 कूलम्ब ट्रांसफर करने के लिए क्या हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। यूनिटरी मेथड लगाए हैं तो अपने लोग को चार्ज कितना मिला है, 3.2 × 10⁻⁻6 कूलम। देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 3.2 × 10⁻⁻6 कूलम के लिए क्या हो जाएगा, 1 कूलम के लिए जो था इंटू 3.2 × 10⁻⁻6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए, ये कट जाएगा 2 से 2, ऊपर में हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 के पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -13 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब किधर से किधर ट्रांसफर हुआ है देखिएगा, तो बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है और बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज है। तो फ्रॉम बॉडी बी मतलब बॉडी बी से निकल के गया है बॉडी ए के अंदर, बॉडी बी से निकल के गया है बॉडी ए के अंदर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका पूछा था मास ट्रांसफर, क्या पूछा था, मास ट्रांसफर। मिटा दे ऊपर से, चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो मास कितना ट्रांसफर होता, 9.1 × 10 के पावर। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो मास कितना ट्रांसफर होता, 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अच्छा अपना ट्रांसफर कितना हुआ है, 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो लीजिए, तो 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 इंटू 2 × 10⁻13, सही, इतना kg। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 18.2 इंटू -31 है और +13 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻18 kg।
सही है। तो इतना केजी का मास ट्रांसफर हुआ। अच्छा अब देखिए इलेक्ट्रॉन बी से निकला, इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से निकला, तो बॉडी बी का इतना मास से बॉडी बी डिक्रीज करेगा इतना मास, और बॉडी ए का इतना ही मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चेंज इन मास जो हो गया, चेंज इन मास जो हो गया वो हो गया 18.2 × 10⁻⁻18 kg। अब बॉडी बी के लिए ये मास घटा इतना से, और बॉडी ए के लिए इतना ही मास बढ़ा, बॉडी ए के लिए इतना ही मास बढ़ा। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। लिख लिए, लिख लिए, मिटा दें। चलिए आप लोग लिख लिए, मिटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आसान सा क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं डाटा। इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन are transferred per second from a body, then find the time. If 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन are transferred per second from a body, then find the time to become charge of 1 coulomb, on the body. ट्राई कर लीजिए एक बार। मतलब 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस बॉडी से, मान लीजिए इससे निकल रहा है, तो पूछा गया कि 1 कूलम का चार्ज आने में इस पर कितना टाइम लगेगा। ट्राई करिए एक बार, सभी लोग ट्राई करिए। चलिए ट्राई कर लिए, देखते हैं, बनाते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। देखिए 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 के पावर 9। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 के पावर 9। तो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब चार्ज कितना निकल रहा है, तो 10 के पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है, 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है, 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है। चलिए तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम के लिए यूनिटरी मेथड, ये सारा नीचे में चला जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19, इतना सेकेंड लगेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 के पावर -10, ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 6.7 10 के पावर 9 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा। 1 कूलम का चार्ज आने में इतना सेकेंड लगेगा। चलिए लिख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 6.25 आ रहा है ये डिवाइड में, देख लीजिएगा, ये 6.25 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड। लिख लिए, मिटा दें। चलिए हेडिंग डालेंगे, कूलम्ब्स लॉ। हेडिंग डालेंगे कूलम्ब्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है
समझते हैं कूलम्स लॉ? पहले लिख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them, लिख लीजिए इसको, कूलम्स लॉ को लिख लीजिए, फिर समझते हैं। लिख लीजिए आराम आराम से। चलिए लिख लिया, मिटा दें। चलिए समझिएगा, कूलम्स लॉ का कहना है कि मान लिया जाए कि अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, इसका Q1, इसका Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, समझिएगा। तो कूलम्स लॉ का कहना है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, देखिए वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड है। इंटरेक्शन का मतलब वो रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, मान लेते हैं कि वो F है, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, यही हो गया। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो जब दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए मोड लगा दिए। ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन फिलहाल क्या किए, मोड लगा दिए ताकि फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकले। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो F इक्वल्स टू, मान लेते हैं वो कांस्टेंट K है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। यही है आपका कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, इसको लिख लीजिए, फिर K पे चर्चा करेंगे, इसको लिख लीजिए। K जो है, K का वैल्यू होता है यहाँ पे, K इक्वल्स टू, K एक कांस्टेंट है, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट देख लीजिए, K का यूनिट देख लीजिए, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10 के पावर -9, 9 × 10 के पावर -9। यूनिट देख लीजिए, देखिए फोर्स न्यूटन है, ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, कूलम इंटू कूलम का स्क्वायर, तो मीटर ऊपर गया, मीटर स्क्वायर ऊपर गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर। फिर से देखिए यूनिट, ये न्यूटन होगा, ये क्या होगा, मीटर का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, ये दोनों मिलकर कूलम का स्क्वायर होगा।
तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब का स्क्वायर। तो के का जो वैल्यू होता है वो तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 4 पाई तो जानते हैं बचपन से, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो है देखिए, जब इसका वैल्यू रखेंगे तो 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, इसको प्लस कर लीजिए, ये गलती हो गई, ठीक है, सॉरी। ये देखिए 10 के, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे ना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ये पावर प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यूनिट इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो जब इसको पलट देंगे तो कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, चलिए, यदि मान लिया जाए कि दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है, अभी तो एयर मान के चल रहे थे या वैक्यूम मान के चल रहे थे, मान लीजिए कि दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम नहीं है, वहाँ पे कुछ मीडियम प्रेजेंट है। तो इफ देयर इज ए मीडियम, इफ देयर इज ए मीडियम of dielectric constant K, of dielectric constant K कैपिटल K ले लेते हैं, dielectric constant K between the charges, dielectric constant K between the charges, between the चार्ज। ये आगे पढ़ेंगे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मीडियम का। फिलहाल इतना समझिए कि हर मीडियम का जो है अपना अपना एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को यहाँ पे के मान लिया गया है, ठीक है। तो ये मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है डायलैक्ट्रिक, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इस बार जो चार्ज है, दो चार्ज, ये जो चार्ज था जो r डिस्टेंस पे था, यहाँ पे भी चार्ज Q1 था और यहाँ पे चार्ज जो था वो Q2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। लेकिन इस बार इसके अंदर एयर या वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैपिटल के है, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैपिटल के है। तो इस बार जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो जाएगा F इक्वल्स टू वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, ये के जो है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये जो के है ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। या कई बार जो है रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाता है, तो के को रिप्लेस कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, आगे पता चलेगा रिलेटिव परमिटिविटी और ये के जो है दोनों बराबर होता है। या एफ इक्वल्स टू अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर जो है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये और के दोनों बराबर होता है, इसलिए के की जगह रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन आर। ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, और दोनों मिलके हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अगर हम मान लिया जाए एप्सिलॉन माने, ठीक है, अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन माने तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो कई जगह अगर डायरेक्ट अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है तो इस दोनों के जगह वो पुट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई होके जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए।
लिख लिए। मतलब कहने का अगर डायरेक्ट अगर दिया हुआ है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलेंट 1/4 पाई एप्सिलेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये डायरेक्टली हो जाएगा। यही होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलेंट आर के बराबर। इसको लिख लीजिए। इसका वैल्यू दिया होगा आपको क्वेश्चन में, के का वैल्यू, आपको टेंशन नहीं लेना है। लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी से, मिटा दें। चलिए चलिए समझते हैं अब फोर्स का नेचर कैसा होगा। फोर्स का नेचर कैसा होगा, जैसे मान लिया दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दो नेगेटिव चार्ज आ गया, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, तो नेचर कैसा होगा, हालांकि आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। ठीक है, नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स, यहाँ कूलम्ब फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दो चार्ज के बीच में लगता है। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ, अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। अगर दोनों नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ऐसे लिख लीजिए ना, दोनों पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सन, अगर दोनों नेगेटिव हुआ तब भी रिपल्सन, जब दोनों नेगेटिव हुआ तब भी रिपल्सन। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इस केस में होगा अट्रैक्शन, इस केस में होगा अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेम नेचर का चार्ज है, अगर सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। चार्ज दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे तीसरा और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, दोनों सेम नेचर का है तो ये भी रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए दो चार्ज है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, और दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है, तो ये Q2 चार्ज जो है इसको दूर भागेगा। रिपल्सन का मतलब होता है अपने से दूर भागो, मतलब इस तरह से धकेलेगा। तो जब ये दोनों पॉजिटिव है, सेम नेचर पॉजिटिव मान लिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो Q2 जो है इसको दूर भागेगा, मतलब इधर भागेगा। बोलेगा दूर भागो हमसे, तो दूर भागो तो इसको इधर भागेगा, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अच्छा, अब देखिए, अब जब Q2 इसको रिपेल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव, तो Q1 भी तो इसको रिपल्सन लगाएगा। Q1 भी तो बोलेगा तुम हमसे दूर भागो, तो Q1 क्या बोलेगा Q2 को कि तुम इधर भागो, तुम इधर भागो। तो जितना मैग्नीट्यूड से Q2 Q1 को भगाएगा अपने से दूर, उतना ही मैग्नीट्यूड से Q1 भी Q2 को अपने से दूर भगाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव हुआ दोनों, तो मान लिया जाए अब जो है Q1 जो है दोनों यहाँ पॉजिटिव था, दोनों यहाँ पॉजिटिव था। अब Q1 को मान लेते हैं पॉजिटिव और Q2 को मान लेते हैं नेगेटिव, Q2 को मान लेते हैं नेगेटिव। तो अब क्या होगा वो देखिएगा, दोनों अपोजिट नेचर का है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव वाले को बोलेगा मेरे तरफ आओ, तो बोलो मान लेते हैं F4 से बोल रहा है मेरे तरफ आओ, तो Q2 भी बोलेगा Q1 को अच्छा तुम भी तो हमसे अपोजिट है तो तुम भी मेरे तरफ आओ। जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं इस बात को कि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करता है, जैसा कि आप लोगों का भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ ये वापस कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो है इसको इधर खींचेगा F4 से, मतलब जितना से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही से ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। चलिए, तो ये देख लिया सेम नेचर का और अपोजिट नेचर का। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव होता तब भी डायरेक्शन यही होता, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता तब भी डायरेक्शन यही होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।